Hey guys, before we begin, this is my brief introduction. I am Ajay Kala, teacher by passion and founder of Commerce Visioneer. I had cleared my plus 2 in 2018 with distinction, hereby pursuing Chartered Accountancy from ICAI, popularly known as the Institute of Chartered Accountant of India, and bachelor's degree from recognized government college. Subject I love actually. I am teaching accounts, business, and economics to plus 1 plus 2 students. However, I have expertise in accountancy. So I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना यार, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लग जाते हैं. एंड यस, give this video a thumbs up, it really motivates me. Do subscribe this channel for more such videos and enjoy your lectures. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जिसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट की सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. ओके, अभी हमारा प्लान है हम आपके साथ बिजनेस के सब्जेक्ट को कैरी ऑन करें और धीरे धीरे हम अपने सब्जेक्ट्स को अपडेट करते रहेंगे. ठीक है, अभी मेरा प्लान है आपके साथ फर्स्ट लेसन से लेके अपने वीडियोस बनाऊं, जो मेरी फर्स्ट ट्रैक वीडियोस होने वाली है, जो एक तरीके से आप रिवीजन की तरह यूज कर सकते हो. ओके, मैं इस चैप्टर में आपके साथ सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, एज वेल एज आपके मॉड्यूल्स भी साइड बाय साइड कवर हो जाएंगे. इसमें हम सारे की सारी अपनी केस स्टडीज कवर करेंगे. इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करूंगा आपके साथ एक जूम सेशन भी अटेंड करूं, जिसमें हम आपस में इंटरेक्ट कर सकेंगे और केस स्टडीज को डिस्कस कर सकेंगे. ओके सर, तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है नेचर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. सॉरी, हियर वी गो. व्हाट इज मैनेजमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट क्या होता है सर. तो मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले एक बात देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो बड़े बड़े बिजनेस को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका एप्पल हो गया, आपका रिलायंस हो गया, इतने बड़े बड़े बिजनेस को उनके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है? कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है? तो जी सर, उसका नाम है मैनेजमेंट. ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है पहले उसे समझते हैं. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप दूसरों से अपना काम निकलवा सकते हो. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप दूसरों से अपना काम निकलवा सकते हो, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो सके, और वो गोल भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव हो सके. इसी को कहते हैं, इसी बला का नाम है मैनेजमेंट. जी सर, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. पढ़िए साथ में. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. देखिए सर, इसमें हमने काफी शब्दों में जरा गौर करिएगा. इसमें 3-4 शब्द ऐसे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आ पाए. सबसे पहला प्रोसेस. व्हाई वी यूज अ वर्ड प्रोसेस हियर. दूसरा शब्द आया गोल, कि गोल क्या है यहाँ पे. तीसरा शब्द आया इफेक्टिवली, और चौथा शब्द आया एफिशिएंटली. ठीक है सर, तो सबसे पहले पहले वर्ड पे अपना डिस्कस करते हैं और पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे सर डेफिनेशन का. बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी. ओके सर, तो समझते हैं पहले प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, पहले अलग से समझते हैं. प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंड पॉइंट पे मिलते ही दोबारा अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस दोबारा स्टार्टिंग हो जाती है. ऐसी चीज को बोलते हैं प्रोसेस. प्रोसेस अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, मैनेजमेंट के बेसिकली 5 काम होते हैं. जी हाँ, कोई भी पूछे मैनेजमेंट क्या करती है, तो मैनेजमेंट नहीं बोलना. मैनेजमेंट आपका 5 काम करता है सर. कौन से 5 काम? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सर याद नहीं हुआ, सिंपल. POSDC. क्या बोलेंगे? POSDC. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दोबारा बोलो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सर
हो गई मोक्ष की प्राप्ति। चलो जी आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है गोल। व्हाट इज गोल? सर गोल वो चीज है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। कोई भी चीज जिसे हम अचीव करना चाहते हैं उसे अपन लोग बोलेंगे गोल। सिंपल है क्या? जी सर बिल्कुल सिंपल है। व्हाट वी वांट टू अचीव दिस इज नोन एज गोल। ओके आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दो वर्ड आए थे जिन्हें हम साथ में लेके चलने वाले हैं, जिसका नाम था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बाप रे, सुनने में तो बड़े भारी शब्द हैं, पर इनका मतलब तो बताओ जरा। नहीं सर, टीचर भी कंफ्यूज है अभी, टीचर ने भी ढंग से नहीं बताया सर। ओके, तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें, इफेक्टिवली का मतलब है सही काम करना। इफेक्टली का मतलब है सही काम करना। एफिशिएंटली का मतलब है सही तरीके से करना। क्या बोले? इफेक्टिवली का मतलब है सही काम करना और एफिशिएंटली का मतलब है सही तरीके से करना। जी हाँ, आप जब किसी काम को चूज करते हो, कोई गोल चूज करते हो, कोई एम बनाते हो, वो अगर सही काम है या गलत काम है, इन दो चीजों में हम डिस्टिंग्विश करते हैं, तो इसे हम उस इंसान की इफेक्टिवनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस कहते हैं। और जब हम किसी काम के बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ के एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, उसे उस इंसान की एफिशिएंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसे किसी इंसान की एफिशिएंसी कहते हैं। दैट्स ऑल। तो अगर कोई पूछे कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोलोगे एफिशिएंटली मतलब किसी काम को सही तरीके से करना, और इफेक्टिवली मतलब कोई सही काम करना। सही काम करना और किसी काम को सही तरीके से करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सर। ओके, तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप इससे भी रीड करिए। और जी हाँ, ये नोट्स आप सेम टू सेम आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत 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 आसान लैंग्वेज में भी लिखा है, आपको याद भी जल्दी से हो जाएंगे, और काफी इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी ध्यान में रखा है, ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे और आपके मार्क्स अननेसेसरी डिडक्ट ना करे। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं मीनिंग पे। इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस पढ़िए जरा। इफेक्टिवनेस मीन्स टू कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। जी सर, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या? काम पूरा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि कितना पैसा लग जाए, कितनी कीमत लग जाए। सर कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पैसा, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं, यहाँ पे आपका टाइम भी है, यहाँ पे लोगों की एनर्जी भी है, और यहाँ पे सर पैसा तो है। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी भी लग जाए हमें कोई परवाह नहीं, पर काम पूरा होना चाहिए। सर देखा है क्या? याद करो बचपन में कभी, अच्छा तुमने कभी प्रेयर वाले जो प्रेयर वाला टाइम होता है ना मॉर्निंग में स्कूल में, क्या उस टाइम पे होमवर्क कंप्लीट किया है? सर यही तो बात है, इसी को तो बोलते हैं क्या? इफेक्टिवनेस। ये काम पूरा कर दिया सर, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। हमने क्या कॉस्ट को कंसिडर किया? हमने अपनी पीरियड छोड़ी? नहीं जी नहीं, कौन फर्क, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके जी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मींस टू डू द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कोई काम करना वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे वाली कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है टाइम, आपके रिसोर्सेस, आपके ह्यूमंस, आपका पैसा भी। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? किसी काम को करना है बट बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सर। ओके, तो यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अपना अराइज होता है, और ये क्वेश्चन आपको कोई घुमा फिरा के भी नहीं दे सकता। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, तो साथ में पढ़िएगा। द एबिलिटी, फर्स्ट डिफरेंस बताते हैं हम। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्स। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्स इज नोन एज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ सर? कि अपना काम करना, अपना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना और कम से कम रिसोर्सेज में, इसे बोलते हैं सर एफिशिएंसी। और सर इफेक्टिवनेस क्या होता है? द लेवल ऑफ नियरनेस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड रिजल्ट इज इफेक्टिवनेस। आपका नियरनेस का मतलब क्या हुआ? कि आपने जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो जो आपने प्लान करा था उसके आसपास ही कहीं आपका रिजल्ट आ रहा है, तो वो आपकी क्या है? इफेक्टिवनेस। अच्छा, एक चीज मैंने ऊपर एक पॉइंट छोड़ा है जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, देखिए जरा, जिसमें लिखा है मैंने, ऑल द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। जी हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में आपका जो मैनेजर होगा वो आपका मैनेजर
इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। आप कभी भी एक्सक्यूज नहीं सकते सर मैं इफेक्टिव नहीं तो एफिशिएंट तो हूँ, मैंने पैसा बचा के देखो कितना कितना काम किया है। अरे पैसा बचा के क्या करना है जब आप अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाओगे। तो सर आपका मैनेजर इफेक्टिव भी हो जाएगा, होना चाहिए, और एफिशिएंट भी होना चाहिए। अच्छा एक इक्वेशन देता हूँ, आपका सिलेबस से थोड़ा बाहर है, ठीक है। जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या एमबीए करोगे तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंट, इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव आदमी किसे कहेंगे हम, जो इफेक्टिव भी हो और जो एफिशिएंट भी हो किसी काम करने में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव पर्सन। ओके सर, क्लियर, आगे चलते हैं जी। ओके तो अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। डिफरेंस में हमने सबसे पहले भूमिका बनाई। भूमिका में क्या, हमने उन्हें एक अपना एक ओवरव्यू दिया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है, जिसमें हमने एफिशिएंसी को समझाया। हमने क्या बोला सर, एफिशिएंसी वो है जो 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 बोलिए बोलिए साथ में बोलिए, जो मैक्सिमम आउटपुट दे और कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज लगाए, उसी को अपना एफिशिएंसी कहते हैं। आगे चलते हैं। और इफेक्टिवनेस क्या है सर, इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट है वो नियर आसपास कहीं पे प्लान्ड रिजल्ट के आ जाए, उसी को अपनी इफेक्टिवनेस कहते हैं सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है डू द राइट थिंग्स परफेक्ट, किसी काम को सही तरीके से करना, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। और वाइल इफेक्टिवनेस इज टू डू द परफेक्ट थिंग्स, और इफेक्टिवनेस क्या है, किसी का सही काम को करना। किसी सही काम को करना क्या है हमारा इफेक्टिवनेस, और किसी काम को सही तरीके से करना उसको बोलते हैं एफिशिएंट। ओके सर, एफिशिएंसी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होता है वो शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव का होता है, उसका नजरिया बहुत शॉर्ट होता है, उसका नैरो नैरो स्कोप होता है, बहुत छोटे दायरे में हम देखते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस जो होता है हमारा, वो उसे हम बहुत लंबे बहुत बड़े दायरे में देखते हैं। जैसे हम समझते हैं एफिशिएंसी जो होता है वो सिर्फ किसी काम में आ सकता है, पर इफेक्टिवनेस आपका हर एक स्टेप पे होना चाहिए। अगर देखो मैंने बोला एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसी काम में हो भी ना हो तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, और एफिशिएंसी अब ऊपर नीचे भी हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इफेक्टिवनेस में हल्का सा वेरिएशन भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है सर। जैसे आपका इफेक्टिवनेस क्या होता है, काम से रिलेटेड कि काम कैसा होना चाहिए। जैसे आपने बोला, आपने प्लान करा सर एग्जाम में चीटिंग करेंगे, ये आपका गोल है, तो आपने अभी अपना काम डिसाइड किया, किया है कि नहीं किया। ये इफेक्टिव है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल बहुत गलत बात है चीटिंग करना, मैं बहुत खिलाफ हूँ। भले मैं पर्ची बनाता था पर मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं बनाई मैंने कभी पर्ची। ओके तो ये आपका काम इफेक्टिव नहीं है। अब भले ही आप इसे कितने भी एफिशिएंट तरीके से कर लो, पर आपका काम इफेक्टिव नहीं है, तो आपके लिए तो वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है ना सर, है कि नहीं। आपने काम सही नहीं चूज किया, भले ही आप कैसे भी तरीके लगा लो उसमें उस काम को करने के लिए, आपको वो गोल कभी नहीं मिल पाएगा जो आपने सोचा है। क्यों, क्योंकि आपने काम ही गलत चुना है सर। ठीक है, तो मेहनत करो नालायकों, और पढ़ाई करो, चीटिंग के भरोसे मत बैठो, वही रब करेगा पास, चीटिंग पे रकास। ओके आगे चलते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आपका इनपुट ओरिएंटेड होता है। इनपुट ओरिएंटेड मतलब आप कितना एफर्ट उसमें लगा रहे हो किसी गोल को अचीव करने में, वो आपका इनपुट ओरिएंटेड है, आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड है। जबकि इफेक्टिवनेस आपका गोल ओरिएंटेड है सर। गोल ओरिएंटेड कैसे, वो आपको डायरेक्ट गोल प्राप्त करने में मदद करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इफेक्टिवनेस। ओके सर, तो आप यहाँ पे 3 डिफरेंस बता सकते हो। ओके नेक्स्ट चलते हैं। एफिशिएंसी इज टू मेंटेन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। एफिशिएंसी कब लगानी पड़ती है सर, एफिशिएंसी हमें जब हम अपनी स्ट्रेटेजी जो हमने एक तरकीब बनाई है किसी गोल को पाने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें एफिशिएंसी लगानी पड़ती है। एक बार वो सर वो तरकीब काम कर गई तो सर आपको एफिशिएंसी की जरूरत नहीं, उसको ना टाटा बाय बाय निकलो। ओके जबकि 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 सर सुनो, इफेक्टिवनेस तो हर कदम पे अपनानी पड़ेगी, हर कदम पे आपको सही सही डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने काम से रिलेटेड। एफिशिएंसी सिर्फ शुरुआत में चाहिए, जब कोई प्लान में कोई आप एक गोल को अचीव करने के लिए एक तकनीक लगा रहे हो, तो वहां पे आपको एफिशिएंसी शुरुआत में चाहिए, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। जबकि इफेक्टिवनेस ओवरऑल टाइम पीरियड पे आपको चाहिए। आप अगला स्टेप भी लोगे तो वहां पे भी सोचना पड़ेगा आपको कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने सही स्टेप लिया कि नहीं, तो वहां पे ये आपको इफेक्टिवनेस लगानी पड़ेगी। ठीक है सर,
ओके, नेक्स्ट आप क्या बताओगे? एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो वहां पे एफिशिएंसी का ज्यादा यूज होता है। एफिशिएंसी मैंने आपको पहले ही बताया था, एफिशिएंसी का बहुत नैरो स्कोप होता है, जबकि इफेक्टिवनेस का बहुत बड़ा स्कोप है सर। हर स्टेप, हर बिजनेस के हर अलग अलग स्टेप में आपका एफिशिएंसी इंक्लूड, इफेक्टिवनेस इंक्लूड होता है, जबकि एफिशिएंसी सिर्फ ऑपरेशन से ज्यादा रिलेटेड होता है। ठीक है सर, तो साथ में रीड करेंगे, पढ़िए जरा। एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजी इज मेजर्ड विच आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है सर? इफेक्टिवनेस क्या होता है? जो इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजीज मेजर्ड विच आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस कैसे पता चलती है? एक चीज देखो, जो आपने स्ट्रेटेजी पूरी बनाई है वही आपकी इफेक्टिवनेस है। अगर आपने सही स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो आपकी क्या है? इफेक्टिवनेस। और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए जो आपने आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो आपकी एफिशिएंसी है सर। ओके, तो आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फीचर्स एंड, या हम कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसके लिए मैंने एक मस्त सा कोड बनाया है सर, जिसको हम घोट के अपने डीएनए में बसा लेंगे। इसका है पिक गोज एमसीडी। साथ में बोलो, पिक गोज एमसीडी। दोबारा बोलो, पिक गोज एमसीडी। जी सर, पिक गोज एमसीडी का मतलब तो बताओ सर, सर दर्द क्यों कर रहे हो फालतू का? पिक गोज एमसीडी का मतलब है पी फॉर परवेसिव, आई फॉर इंटेंजिबल एक्टिविटी, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी। गोज का मतलब है यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, गोज, गोल ओरिएंटेड। एम का मतलब है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल, सी का मतलब है यहाँ पे कंटिन्यूअस, और डी का मतलब यहाँ पे डायनामिक। सर अगर इस ट्रिक से पढ़ोगे ना सर तो कभी भी भूलोगे नहीं। मैं गारंटी, मैं अश्योरिटी लेता हूँ, मैं अश्योरेंस लेता हूँ कि का आप कभी ये टेक्निक से, अगर कभी ऐसे माइंड ट्रिक से अगर याद करोगे सर कभी नहीं भूलोगे। हमने भी अपने, जब हम अपना लॉ लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, हम हमारा लॉ का सब्जेक्ट है, तो हम जब लॉ पढ़ते हैं तो सर हम घुटे मार के सर कहानियां बना बना के याद करते हैं। सर कभी लॉ आप भूल नहीं पाओगे। सेम यही टेक्निक आप अपने छोटे लेवल पे यूज करो, आप अपने बिजनेस में यूज करो, क्योंकि सर बिजनेस थोड़ा बहुत तो रटने लायक है, ये तो मानना पड़ेगा सर आपको। कोई बिजनेस, सर समझाओ, आप बिजनेस कितना भी समझ लो सर, आप कभी भी उसको एज इट इज, जैसे आपके बुक्स में लिखा है वैसे लिख के नहीं आ पाओगे, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसे रटना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कोड दिया है पिक गोज एमसीडी, आप इससे अपना क्या बना सकते हो? आप अपना इससे आंसर फ्रेम कर सकते हो सर। पी का मतलब क्या है यहाँ पे? परवेसिव। आई का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटेंजिबल एक्टिविटी, साथ में पढ़ो। जी का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रुप एक्टिविटी। और गोल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? गोल ओरिएंटेड। क्या बोलेंगे सर? गोल ओरिएंटेड। एम का मतलब है मल्टी डायमेंशनल, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, और डी का मतलब है डायनेमिक। आई होप अब तक सर डीएनए में बस चुका होगा। अगली जनरेशन आएगी तो वो भी सिर्फ पिग गोज एमसीडी, पिग गोज एमसीडी यही चिल्लाते रहेगी अब। ठीक है सर, तो पहले समझ लेते हैं सर इन टर्म्स को, इनका मतलब क्या है। सर मतलब समझ गए सर? वही होता है ना, दोस्त को बोलते हैं ना सर, हेडिंग हेडिंग बता दिया सर, उसके बाद अंदर का तेरा भाई लिख लेगा। यही तो करते हो। ठीक है, तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आप इनको अपने ओन वर्ड्स में आराम से फ्रेम करके आ सकते हैं। परवेजिव, परवेजिव का मतलब क्या हो सकता है सर? परवेजिव का मतलब है अत्र तत्र सर्वत्र। सर ये मेरी मीनिंग है। परवेजिव का मतलब क्या है? अत्र तत्र सर्वत्र। मतलब परवेजिव का मतलब वो चीज जो हर जगह है। कौन? भगवान? अरे नहीं रे, कौन है? बिजनेस। ओके, परवेजिव का मतलब है वो चीज जो हर जगह है। सर वो क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका हर जगह है। यहाँ पे हर जगह का मतलब नहीं कि हर कोने कोने में बस मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट दिख रहा है, नहीं सर, नहीं नहीं। इसका यहाँ पे रिलेशन है बिजनेस यूनिट से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे आपका क्या होता है, हर जगह पे आपका क्या होता है? मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को हमने परवेजिव की श्रेणी में डाला है। सेकंड आता है इंटेंजिबल एक्टिविटी। इंटेंजिबल तो ये कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है। इंटेंजिबल क्या होता है? सर इंटेंजिबल का मतलब है जो चीज होती तो नहीं है, सॉरी, जो चीज दिखती तो नहीं है पर होती जरूर है। जो चीज दिखती तो नहीं है पर
होती जरूर है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इनटेंजिबल। तो मैनेजमेंट भी सर ऐसी एक्टिविटी है जो इनटेंजिबल है, जो दिखती तो नहीं है पर होती है और इसे महसूस किया जा सकता है। सर घर में खाना टाइम पे मिलता है रोज, बिल्कुल 9 बजे तक खाना रेडी मिलता होगा। कभी ऐसा हुआ कि अगर मम्मी ने बोला आज खाना नहीं है सर, भूखे रहो, कभी नहीं हुआ होगा सर। तो सर आप एक चीज फील कर सकते हो क्या कि मम्मी क्या मैनेज करके रखती है घर को, तभी तो उन्हें होम मेकर कहा जाता है। ठीक है, तो सर यही क्वालिटी क्या है उनकी, उनके लिए वो मैनेजमेंट है। देखो कभी भी आपके घर में खाना कभी कम नहीं पड़ता होगा, कोई मेहमान भी आ जाए फिर भी खाना पूरा भरपूर रहता है सर, हर कोई पेट भर के जाता है। यार मुझे भी बुला लेना यार अपने घर पे, कोई बुलाता ही नहीं है, प्लीज यार थोड़ा सा ही, थोड़ी देर के लिए 1-2 रोटी दे देना। जस्ट जोकिंग। ओके, आगे चलते हैं अपना ग्रुप एक्टिविटी। सर ग्रुप एक्टिविटी क्यों, मैनेजमेंट भी एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों सर, ग्रुप एक्टिविटी मतलब है नालायक हूँ, मैनेजमेंट कोई अकेला अपने पे थोड़ी लगा लेगा। मैनेजमेंट सब एक टीम की तरह काम करेंगे, वहीं पे तो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जहाँ पे एक अकेला आदमी होगा वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना सर। अकेले आदमी को मैनेज करने की क्या जरूरत, अकेला आदमी तो कैसे भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। पर जहां पे सर भीड़ होगी तो भीड़ में मैनेजमेंट चाहिए, तो मैनेजमेंट भी सर अकेले कोई एक अकेला आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैनेज कोई अकेला नहीं कर सकता। मैनेज तो सर ग्रुप एफर्ट से आते हैं और इसीलिए हम इसे ग्रुप एक्टिविटी की श्रेणी में डालते हैं। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं गोल्स। गोल्स से क्या आता है अपना, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब गोल पे जो फोकस करे उसी को बोलते हैं हम गोल ओरिएंटेड। तो सर मैनेजमेंट भी सर एक प्रकार इसी तरीके से काम करता है। सर मैनेजमेंट भी हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे हमको किसी गोल को अचीव करना होता है और मैनेजमेंट के थ्रू ही हम गोल को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे गोल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझे सर। नेक्स्ट चलते थे एमसीडी। एम से आता था मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल क्या होता है सर, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं। मैनेजमेंट को हम कुछ आगे फर्दर कैटेगरी में तोड़ते हैं, जैसे आप वहां पे चार्ट में देख सकते हो। मल्टी डायमेंशनल को मैंने 3 कैटेगरी में तोड़ा। सर किसी भी बिजनेस में कुछ फंडामेंटल काम को समझिए। एक बिजनेस में एक तो होता है उसका बेसिक काम, जो वो काम करते हैं। नेक्स्ट उस काम को हमने 2 फर्दर कैटेगरी में तोड़ा होता है, एक लोगों में जो लोग उस काम को करते हैं और उस काम को जो करते हैं उसको भी फर्दर फर्दर टुकड़ों में तोड़ के हमने डिवाइड कर देते हैं। जैसे समझिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क पहला पॉइंट आता है। सर मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी काम करती है उसे किस तरीके से मैनेज करना, इसी को मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहा जाता है। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, वहां पे कितनी सारी बातें होती है सर, वहां पे पेशेंट आते हैं, वहां पे एम्बुलेंस आती है, वहां पे सर दवाइयां खरीदी जाती है, कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या क्या काम होने चाहिए वहां पे, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब दूसरा पहलू देखिए, दूसरा डायमेंशन देखिए, दूसरा डायमेंशन आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है भैया यहाँ पे, ओहो देखिए हॉस्पिटल में काम रोबोट तो करेंगे नहीं, करेंगे तो लोग ही। तो सही जगह पे सही आदमी रखा जाए, वो भी इसी का भी क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो हम दूसरा एस्पेक्ट कवर करते हैं हम यहाँ पे लोगों को। अब सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो हमने पीछे काम किया था। जैसे हमने हॉस्पिटल में बोला था हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हम एम्बुलेंस को देखते हैं, हम केमिस्ट की शॉप्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखो कितनी कितनी सारी बातें जुड़ जाती है। केमिस्ट की शॉप में जब कोई सामान खरीदता है तो इनवॉइस जाता होगा, मतलब बिल कट के जाता होगा, तो वहां पे कोई अकाउंटिंग का फंक्शन कर रहा होगा, कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल कर रहा होगा सर। सर अपना यहाँ पे जो केमिस्ट की शॉप है वहां पे जो इन्वेंट्री पड़ी रहती होगी, कोई तो खरीद के लेके आता होगा, बिल्कुल लेके आता होगा। तो सर वो क्या है, वो आपका परचेज एक्शन हो गया। नेक्स्ट जो काउंटर पे जो वहां पे लोग रहते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, तो वो सर सेल का फंक्शन कर रहे होते हैं। तो सर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इनको सबको एक एक डायरेक्ट गोल की तरह हमें डायरेक्ट इनका एफर्ट्स को एक इंटीग्रेट करना, इसके लिए भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना सर। तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो डायमेंशन में हमारे 3 पहलू आए, कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क जिसमें हम काम को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क को हमने 2 कैटेगरी में और बांटते हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे हम लोगों को मैनेज करते हैं जो काम को जो
जो काम कर रहे होते हैं उन्हें मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या सर, मैनेजमेंट जो काम जो हमारा जो वर्क है उसको हमने डिफरेंट फंक्शन में तोड़ देते हैं, जैसे सेल्स में परचेज, इन्वेंट्री, एडवर्टीजमेंट वाले, मार्केटिंग वाले, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन, तो सर इनको भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट जो फंक्शन है, जो मैनेजमेंट एक काम है, वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे पहलुओं को मैनेज करते हैं सर बिजनेस में, तो इसे हम मल्टी डायमेंशनल की श्रेणी में लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना, सी से आता था कंटिन्यूस। सर कंटिन्यूस क्यों? सर हमने पीछे देखिए, अभी देखिए, एक दो, ओके, ये देखिए सर, मैंने अभी प्रोसेस बताया था। प्रोसेस मतलब मैंने बोला था मैनेजमेंट सिर्फ 5 काम करती है। सर 5 काम क्या? प्लानिंग करना, POSDC, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना और डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग। 5 काम है सर, बाद में इनका मतलब समझेंगे और डीप में, पर अभी 5 काम समझ लो। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। सर ये 5 काम करती है कौन? मैनेजमेंट। तो सर ये काम जब किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंच जाते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से प्लानिंग होती है, दोबारा से आप ऑर्गेनाइज करते हो, दोबारा से आप स्टाफिंग करते हो, दोबारा से आप डायरेक्ट करते हो लोगों को और दोबारा से कंट्रोल करके, तो ये प्रोसेस चलते ही रहती, चलते ही रहती, चलते ही रहती है। इसीलिए हम मैनेजमेंट को कहते हैं सर कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझे सर? नेक्स्ट आता है डी से डायनेमिक। व्हाट अ डायनामिक पर्सनैलिटी। सर डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? सर डायनेमिक मतलब खतरनाक। डायनेमिक का मतलब है सर जो गिरगिट की तरह रंग बदल दे। क्या बोला? जो गिरगिट की तरह रंग बदल दे उसी को बोलते हैं डायनामिक। ऐसे दोस्त होते हैं ना काफी लोग, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। डायनेमिक का मतलब है जो गिरगिट की तरह रंग बदल दे, मतलब जो आपका एनवायरनमेंट अडेप्ट कर ले उसी को डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक मतलब जैसे आपका बिजनेस जो है, बिजनेस में देखो कितनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। सर फ्रीक्वेंट चेंजेस कैसे आते हैं? देखिए 2017 में रातों रात क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन। 2017 में रातों रात क्या हुआ? GST आया ना। कितनी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज हुए, बताया भी नहीं सर। 8 नवंबर की रात याद है जब मोदी जी आए थे? भाई और बहनों, कल से 500 और 1000 के नोट बंद होने, तो आया था ना। सेम तो बिजनेस क्या होता है हमारा, बिजनेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस आना लाजमी है सर। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक है। मैनेजमेंट फटाफट बिजनेस को अडेप्ट कर लेता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, डायनामिक, डायनामिक, डायनामिक। ओके, तो कोड याद रखेंगे और एग्जाम में सर घोटे मार के लिख देंगे बस, और छोड़ के नहीं आना। क्या बोलेंगे? पिक गोज MCD। P से क्या है सर, परवेसिव। I से क्या है, इंटेंजिबल एक्टिविटी। G से क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। M से क्या है, मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 चीजें थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन सर। उसके बाद आता था C से क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग को पूरा करने के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम लोगों को वहां पे सही लोगों को रखते हैं। लोगों को रखने के बाद उन्हें बताते हैं कि सर क्या करना है, उन्हें डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो काम किया उसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। सॉरी। उसके बाद अगर हमारा काम अचीव हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं सर, दोबारा से नई प्लानिंग करते हैं और नई राह पर निकल पड़ते हैं। ओके, दैट्स गुड। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आई होप ये क्लियर हो चुका है, और एक बार दोबारा सर पॉज करके दोबारा पहले पॉइंट्स को रट लो सर, घुट लो। यही है जो है, यही है जीवन, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए। ओके, चलते हैं सर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्यों लगा रहे हैं सर, बताओ ना सर, क्यों लगा रहे हैं मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट कुछ तो सोच के ऑर्गेनाइजेशन आई होगी, कुछ काम करने आई होगी, तो उसके कुछ ऑब्लिगेशन बनते हैं अपने मालिकों के प्रति, उसी को पूरा करने आता है मैनेजमेंट का अवतार। ठीक है सर, तो हमने क्या करा, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और डायरेक्ट पूछे जाने वाला टॉपिक है, और केस स्टडी में भी फंसा सकते हैं। तो 3 आते हैं अपने ब्रॉड कैटेगरीज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन में आपके 3 और सब पॉइंट्स निकलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपको बिजनेस को सर्वाइव कराना, दूसरा उसे प्रॉफिट मोटिव में लेके आना, और तीसरा उसे ग्रोथ करना। सर सर्वाइवल का मतलब क्या है सर? सर सेफ्टी मार्जिन देना कंपटीशन से।
सर सेफ्टी मार्जिन देना कंपटीशन से, उन्हें सरवाइव कराना उतने कॉम्पिटिटर से। सर कहीं कॉम्पिटिटर मुझे खा ना जाए, खाएगा तो नहीं, पर सर बिजनेस सर गायब हो जाते हैं, गायब। हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं इसे, रातों रात बिजनेस ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोटिव आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका प्रॉफिट मोटिव। अगर आपने बिजनेस को सरवाइव करा दिया तो क्या करोगे? अब सर उसे प्रॉफिट वाली स्टेज पे लेके आओ। सर प्रॉफिट वाली स्टेज मतलब सर उसकी जितनी कॉस्ट लग रही है उससे थोड़ा सा ज्यादा कमा के दिखाओ। मतलब जितना रिस्क है उसके बराबर रिवॉर्ड, कम से कम उतना रिवॉर्ड तो दो सर। तो हम मानेंगे कि आप प्रॉफिट वाली स्टेज में आ रहे हो। थर्ड स्टेज आती है आपकी ग्रोथ। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 स्टेजों से फुलफिल होता है। सबसे पहला सर्वाइव कराते हैं बिजनेस को। सर्वाइव मतलब सेफ्टी फ्रॉम कंपटीशन, कंपटीशन से बचाना, कोई हमें खा ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरी स्टेज में आते हैं, प्रॉफिट वाली स्टेज में। प्रॉफिट वाली स्टेज में क्या करते हैं सर, हम प्रॉफिट स्टेज में हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को देखते हैं कि जितना रिस्क हमारे जो बिजनेसमैन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ले रहे हैं, उससे उतना ही उससे ज्यादा हम क्या दें, उन्हें रिवॉर्ड दें। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेज आती है सर ग्रोथ की। ग्रोथ में क्या है सर, एक्सपेंशन। फैलो सर, मेरी तरह मत फैलना। ठीक है, फैलने का मतलब बिजनेस फैलाना। ठीक है, तुम जैसे लॉकडाउन में फैले हो ना सर, वैसे मत फैलो। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, आपका पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ेंगे? सर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव मतलब, पर्सोनल मतलब होता है पर्सन, जो आपके लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनके प्रति मैनेजमेंट के क्या ऑब्लिगेशन बनते हैं, उसी को बोलते हैं हम पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसे काफी लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसे पर्सोनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है सर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स की। ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए ये जूम कर देता हूँ। ओके, ओके, तो आप अच्छे से रीड कर पाओगे। तो लो सर, तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर, उन्हें फेयर और इक्विटेबल रेम्युनरेशन देना। क्या? फेयर और इक्विटेबल रेम्युनरेशन देना। दूसरा आता है, आप उन्हें ट्रेन और डेवलपमेंट करो, उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करो। तीसरा आता है सर, रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी हो। सर रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी मतलब ऐसे नहीं तुम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हो, चल भाई निकल पहली फुर्सत में, ऐसा नहीं करना सर। तो उनको रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी दो, उनको फेयर और इक्विटेबल रेम्युनरेशन दो, उनकी ट्रेनिंग कराओ, उनका डेवलपमेंट कराओ। ये आप उनके प्रति क्या बनते हैं, आपके दायित्व बनते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। सर उन्हें काम करने की अच्छी सहूलियत दो, उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो। ऐसे नहीं आपने खंबे पे चढ़ा दिया सर बिना सेफ्टी सिक्योरिटी के, ठीक है, वहां से नीचे गिरा उसकी डेथ। जैसे हाल ही में यहाँ पे हमारा एक हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहां पे एक वर्कर विदाउट सेफ्टी जो गियर्स होते हैं उनके बिना वो उसके ऊपर चढ़ गया, पोल के ऊपर चढ़ गया, या फिर जो जो बनते हैं ना वो बड़े बड़े बिम्स टाइप के, उसके ऊपर चढ़ गया। अब क्या सर, उस वहां से वो डायरेक्शन दे रहा था क्रेन को, क्रेन के ऊपर जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, क्रेन कैरी कर रही थी और क्रेन का जो रस्सी हुई टूट गई, उस और जो मजदूर था, जो वर्कर था, उसके ऊपर गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉयज को क्या दे, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे सर, ताकि ऐसी कंडीशन वहां पे उसको बिल्कुल एक सिक्योरिटी, एक सेफ सेफ इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीर रिकॉग्नाइजेशन। सर पीर रिकॉग्निशन क्या होता है सर? सर पीर रिकॉग्निशन ये तो कभी सुना ही नहीं। सर पीर रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो आपस वाले हैं ना सर, उनके सामने उनको जलाना, कि देखो सर इसने देखो क्या काम किया है सर, उनके सामने उसको सराहना देना, क्या काम करता है तुम्हारा भाई, वाह 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 वाह, इसी बात पे ठोक दो लाइक या नीचे। ठीक है, ओके, थम्स अप। ओके, नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और सर एम्प्लॉयज को भी इनवाइट करो अपने डिसीजन लेने, क्योंकि सर देखो, अगर कभी भी आप किसी भी एम्प्लॉयज के रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ भी चीज बना रहे हो, उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो सर जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो उनको कम से कम मौका तो दो अपनी बात रखने का। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग देते हैं। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंदर क्या है, 5 पॉइंट लिख के आना है, 5 या 6 जितने पॉइंट लिखने लिख लेना, इतना डीपली नहीं पूछता है। सबसे पहला, फेयर और इक्विटेबल रेम्युनरेशन देना। दूसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना। तीसरा, रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी, कम से कम मतलब फ्रिक्वेंटली आप ट्रांसफर ना करो ना। चौथा, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। पांचवा, पी रिकॉग्निशन देना, मतलब आपस में लोग उनके उनके जो
जो साथ में उनके वर्कर्स हैं उनके बीच उसको कोई एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देना या फिर उसको सराहना देना, ठीक है, उसे सम्मानित करना एक तरीके से। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं या फिर कोई भी स्टेप अगर आपकी मैनेजमेंट ले रही है तो उन्हें अपन क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे आओ हमारे साथ बातचीत करो और अपने सजेशन आगे रखो, जी आगे रखो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपना सोशल ऑब्लिगेशन पे सर। सोशल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं सर? अपने सोसाइटी की तरफ हमारे ऑब्लिगेशन क्या है, उसी को हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या बनते हैं हमारे दायित्व सोसाइटी की तरफ, क्या एक कंपनी एक मैनेजमेंट का क्या दायित्व बनता है सोसाइटी की तरफ, उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सर क्या क्या बनते हैं सर बता दो। सबसे पहला कि सर जो काम चल रहा है, जो भी आप जिस भी सोसाइटी में काम कर रहे हो, जिस भी समाज में काम कर रहे हो, साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया जो भी है, यहाँ पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाई जाए। देखिए जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वहाँ पे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो। अगर आप सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसी बिजनेस को नहीं दे पा रहे हो तो सर आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल। अगर सर आप बिल्कुल लेबर ओरिएंटेड नहीं हो, आप ज़्यादातर रोबोटिक्स या टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो और आप एक सफिशिएंट अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो सर सोसाइटी के अंदर, तो आपको बिजनेसमैन कहना बहुत गलत बात होगी सर। तो ये जिम्मेदारी किसकी है सर? मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को वहाँ पे काम दिलाए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट को भी तो बचाना है मेरे भाई, ठीक है। आप बिजनेस करने के चक्कर में क्या तोड़ फोड़ थोड़ी मचा दोगे हर जगह, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे एक कांच की फैक्ट्री जहाँ से इतना धुआं निकलता है सर, लोगों के वहाँ पे जो अस्थमा पेशेंट हो चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। काफी लोग हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं सर, उनको बिल्कुल काफी दिक्कत होती है सर, घर में धुआं घुस जाता है, ठीक है, दीवारें काली हो रही है, ठीक है। तो आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी सर सही करना है, ठीक है। आप बिजनेसमैन क्या बिजनेसमैन अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, तो उसके प्रति कुछ उसके ऑब्लिगेशन तो बनने चाहिए ना, उसको कुछ सोसाइटी में कुछ रिटर्न तो देना चाहिए ना सर। तो यही रिटर्न क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप इन्वायरमेंट को सेव करो, ठीक है, प्रोटेक्शन करो। नेक्स्ट वैल्यू टू द कंज्यूमर। सर जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वहाँ के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड की जाए, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो उसमें वैल्यू दे। जस्ट लाइक एजुकेशन, बहुत बड़ा धंधा है सर, एजुकेशन बहुत बड़ा धंधा है सर। आप भी तो एजुकेशन में हो, आई डोंट केयर यार, हमारा कौन सा ही है, हमारा जस्ट अ पैशन, ठीक है, पैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई मतलब इतना कोई खास नहीं है कि हम बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर में। अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी चल रही है सर, सीए करेंगे पैसा छापेंगे, सबको बता दो ये स्कीम अब चलो जी। नेक्स्ट आता है वैल्यू टू द कंज्यूमर। थर्ड नहीं सर, फोर्थ, एक्चुअली फोर्थ क्या करेंगे सर? डिस्करेज प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड एडल्ट्रेशन। हम क्या करेंगे सर? हम अपने आसपास या हम खुद अपने बिजनेस में ब्लैक मार्केटिंग और अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे सर। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है सर? सर काला बाजारी। सर काला बाजारी क्या होता है सर? सर काला बाजारी का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड और सप्लाई के साथ खेल रहे हो। डिमांड और सप्लाई के साथ खेलना मतलब, डिमांड और सप्लाई के साथ खेलने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है और आप बोल रहे हो कि भाई माल ही नहीं आ रहा है, बहुत शॉर्टेज है यार, ठीक है। और आप महंगे, जब सामान महंगा हो जाएगा तो महंगे दाम में अपना सामान बेचोगे, तो सर ये बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो किसी भी मैनेजमेंट को ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मिलावट वाला, आप मिलावटी कर रहे हो बहुत सारी चीजों में, जैसे जैसे खाने पीने की चीजों में ज्यादा मिलावट होती है काफी सर, आपको तो पता ही नहीं कि क्या क्या होती है मिलावट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने रेत खरीदी है क्या? रेत, ठीक है, रेत बड़ा खतरनाक चीज है। जब रेत ट्रकों में आती है ना सर, तो वो क्या करते हैं सर, उसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला देते तो रेत भारी हो जाती है, तो ज्यादा वेट दिखता है। नेक्स्ट आता है एक एक अपनी स्टूडेंट है कशिश, कशिश जैन, आई होप वो भी देख रही होगी, ठीक है, खुश मत हो बेटा, ओके। तो उसने मुझे बताया था एक दिन कि सर हमारा क्या होता है कि सर उसमें जब उनके जो ट्रक्स आते हैं, तो आपको अगर देखना होगा भी, जो लोग लोहा का काम करते हैं, जो सरिया का काम करते हैं, तो सर सरिया तो तोल के देख नहीं सकते, तो सर वो क्या करते हैं सर, उनका पूरा ट्रक को भर के उसके अंदर क्या करते हैं, सरिया डालते हैं और पूरे भरे हुए ट्रक को क्या करते हैं, उसका वेट करवाते हैं, जिसको हम धर्म कांटा कहते हैं ज्यादातर, ठीक है।
हम धर्म कांटा पे लेके जाके उसे उसको वेट करवाते हैं। पहले खाली ट्रक चढ़ाते हैं, खाली ट्रक का वेट करते हैं, फिर भरा हुआ ट्रक चढ़ाते हैं और खाली ट्रक भरे हुए ट्रक के वेट में से खाली ट्रक का वेट हटा देते हैं। तो नेट वेट क्या बचता अपना? सरिया का। तो सर इसमें लोगों ने बहुत बड़ा गेम खेल लिया सर, क्योंकि ये सिस्टम के साथ फ्लो है, क्योंकि सर लोग खाली एक एक सरिया करके तो तोल नहीं सकते। ठीक है सर, सालों भी लग जाएंगे एक ट्रक सरिया बेचने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रकों को धर्म कांटे पे चढ़ाया जाता है। अब सर जो बड़े चालाक लोग होते हैं ना, बड़े बिजनेसमैन, बड़े खतरनाक बिजनेसमैन, इन्होंने सर इसको बड़ा धंधा बना लिया। वो क्या करते हैं सर, वो बड़े बड़े पत्थर ट्रक के अंदर या फिर किसी कैबिन में या फिर बड़े बड़े फट्टे या कुछ भी चीज भारी वजन वाली चीज ट्रक के अंदर लगा देते हैं, ताकि ट्रक का वेट ज्यादा दिखे, और असल में वेट उनका होता नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मार्जिन वो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं उसका, और ज्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। एक ज्यादा पैसा चार्ज कर सर, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, और दूसरी बात जो सरिया का नेट वेट था वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उन्हें ज्यादा कुछ जो सरिया का वेट था वो ज्यादा कुछ वो अपने पास उसका पैसा रख लेंगे सर। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये था सर हमारा ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक। ओ माय गॉड, ये क्या पाप हो गया मुझसे। ओके, चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या था सर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा था 3 स्टेज, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या सर, कंपटीशन से बचाना। ग्रोथ में प्रॉफिट में क्या सर, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखना। ग्रोथ में क्या सर, एक्सपेंड करना, बिल्कुल फैल जाना, जैसे आप लोग फैल रहे हो घर में बैठ के। ओके, नेक्स्ट आता पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या था सर, एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना। एम्प्लॉइज को क्या क्या बेनिफिट देना सर, उनको फेयर और एक फेयर इक्विटेबल रेम्युनरेशन देना, उनका ट्रेनिंग कराना, उनका डेवलपमेंट कराना, उनको रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी देना, उनको गुड वर्किंग कंडीशन देना, उनको पीर रिकग्निशन देना, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना, आओ सर हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट, सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है सोसाइटी की तरफ हमारे ऑब्लिगेशन क्या है सर, सोसाइटी की तरफ ऑब्लिगेशन सर भर भर के लिख देना सर, भर भर के। क्या सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, कंज्यूमर को कुछ वैल्यूज देना, और सर जो हमारी बुरी जो प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस में उनको अवॉइड करना सर, जैसे ब्लैक मार्केटिंग अवॉइड करना, एडल्ट्रेशन अवॉइड करना। दैट्स इट। तो इस टॉपिक में आपका इतना ही काफी है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये लो दोस्तों, आ गए हम अपने आखिरी टॉपिक पे आज के, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों सर बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। अरे यार, ये किसी बेवकूफ, किसी नालायक, किसी जाहिल, किसी पापी को नहीं पता होगा कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या है सर, क्या है सर, जो हमारे ग्रुप गोल्स हैं उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है। कौन कौन? मैनेजमेंट। ओके सर, दूसरा, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगर हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम अच्छे से किसी चीज को प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सर उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। साथ में पढ़ते हुए चलो। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सर डायनेमिक का मतलब क्या था सर, डायनेमिक मतलब क्या, जो क्रिकेट की तरह रंग बदल दे दोस्तों, जो क्रिकेट की तरह रंग बदल दे। ओके, तो जो सर जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर ले उसे बोलते हैं हम डायनामिक। तो मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में हेल्प करता है। सर कैसे, कि जैसे ही कोई चेंज आया दोस्तों, हम भी अपने मैनेजमेंट में थोड़ा फेरबदल करके अपने बिजनेस में टिके रहेंगे। तो ऐसा कौन कर सकता है सर, जो मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा हो। सर जो मंद बुद्धियों की तरह बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और धंधे करने का सर बिजनेस का बी भी नहीं जीने आता है, और जो मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करते सर, वो इतनी बुरी तरीके से चोट खाते हैं बिजनेस में, तो क्या पता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की मदद से ही आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना सकते हो। डायनेमिक का मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट को जल्दी से अडेप्ट कर ले, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? ओके, फोर्थ पॉइंट आता है सर कि मैनेजमेंट हमारे को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। सर कैसे मदद करता है सर लीडरशिप से। अगर हमारे बिजनेस लीडर्स अच्छे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड कर रहे हैं, जो हमारे जिनके पास गवर्नेंस का चार्ज है सर, वो लोग अच्छे हैं, तो वो हमारे जो
वर्कर क्लास है, जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट है सर, उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। समझ आया? लास्ट पॉइंट आता है सर अपना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी क्या मतलब है इसका? डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी का मतलब है मेरे दोस्तों कि अगर आप बिजनेसमैन मैनेजमेंट या बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी में अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे, या अपने सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नए नए विकास करे, अच्छे से सोसाइटी को सर्व करे, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करे सर, बहुत सारी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस में उन्हें अवॉइड करे, तो सर इससे क्या होगा? इससे आपकी सोसाइटी के, आपके समाज का डेवलपमेंट होगा। तो ये कौन कर सकता है? मैनेजमेंट। तो सर मैनेजमेंट के हमने यहाँ पे क्या पढ़े? मैनेजमेंट के यहाँ पे पढ़े अपने 5 इंपॉर्टेंस। क्या लिखने वाले हैं? तो सर सबसे पहला ग्रुप गोल अचीव करता है, ग्रुप गोल की जगह आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करता है। सेकंड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है एफिशिएंसी सर? कि बेटर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग करके। नेक्स्ट, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में मदद करता है। सर डायनेमिक बनाने में कैसे मदद करता है? हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उनको फ्रिक्वेंटली अडेप्ट करेगा, और गिरगिट की तरह रंग बदलेगा हमारा मैनेजमेंट, और हम बच जाएंगे कयामत की रात से सर। नेक्स्ट, और क्या करता है सर? हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे जो हमने पीछे पढ़े थे, फेयर रेमुनरेशन वाला वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फलाना फलाना दिमाग का जो भी था, जो जो हमने पीछे पढ़े सर, उनको भी अचीव करने में हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। सर कैसे हेल्प करता है ये तो बताओ? सर अच्छे से लीडरशिप देके, मैनेजमेंट में आप मोटिवेशन देके, अच्छे से उन्हें लीड करोगे, अच्छे से मोटिवेट करो, अच्छे से डायरेक्ट करोगे लोगों को, अच्छे से उनकी ब्रीफिंग करोगे, कोचिंग करोगे, ट्रेनिंग करोगे, इनसे उससे क्या होगा? उससे उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे सर। लास्ट पॉइंट था अपना डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब सर इसमें तो भर भर के कुछ भी लिख सकते हो सर आप, भर भर के अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज आप मार्केट में दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, सोसाइटी का उद्धार करो, आप क्या करो? आप इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकता है बिजनेसमैन, जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है सर। इसमें बच्चे तो ऐसे भी लिख के आ सकते हैं सर, पर इतना नहीं लिखना है यार। ठीक है, अपनी इज्जत का पहले रायता मत करके आ जाना। ठीक है, तो कचरा मत करना वहाँ, और जितना जरूरी है उतना ही लिखना सर। तो आज के लिए अपनी क्लास, अपनी कक्षा सर यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय।